चलें बेटा, आज हमने आउटपुट डिवाइसेस स्टार्ट करनी है। कल हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था कि मिशन वहाँ से कौन कौन सा सवाल पूछ सकता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो तमाम डिवाइसेस जो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, मतलब जो हमने इनपुट दी थी, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए सिस्टम को रॉ फॉर्म में डाटा जो हमने फीड किया था। इनपुट डिवाइसेस को हम फीडिंग डिवाइस भी तो कहते हैं ना, कि डाटा फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है उन्हें। तो सीपीयू ने उसे क्या किया, प्रोसेस किया, उसे अपने पास सेव भी कर लिया और फिर आगे पहुंचा देता है आउटपुट की फॉर्म में, आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए, ताकि इंसान उसे समझ सके, देख सके। विजुअल फॉर्म में हमें वो प्रोवाइड करता है। वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है, वो इमेज की शक्ल में हो सकती है, वो वीडियो की शक्ल में हो सकती है, ऑडियो की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकती है, वो किसी पिक्चर की शक्ल में हो सकती है। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगी, इंफॉर्मेशन लेंगी सीपीयू से, इनपुट डिवाइसेस देंगी हमेशा। ये सारे सवाल बने हैं पेपर में, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हमारे पास बेटा दो तरह की डिवाइसेस होंगी। आउटपुट डिवाइसेस दो तरह की होंगी। नंबर वन हमारे पास जो सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करेंगी, नंबर वन। नंबर टू वो वाली डिवाइस जो हार्ड फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगी। हमें जो आउटपुट है वो दो तरह से प्रोवाइड की जा सकती है, मिल सकती है। या तो सॉफ्ट फॉर्म में, मतलब आप मॉनिटर के ऊपर देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ देख रहे हैं अभी आप, तो आप सॉफ्ट फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। आप मतलब है कि टच नहीं कर सकते हैं, जो मैं इधर लिख रहा हूँ आप स्क्रीन को टच करेंगे, अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो मॉनिटर है हमारा, वो हमें सवाल बना है पेपर में कि मॉनिटर हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में करता है। या सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट के लिए हम मॉनिटर यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रिंटर करते हैं इस तरह से। आपको हार्ड फॉर्म में आपके प्रिंटर हैं, आपके प्रिंटर्स हैं जो आप प्रिंट लेके आते हैं, या जो नोट्स आपके पास रजिस्टर है जो आप लिखते हैं, वो आपके नोट्स है ना हार्ड फॉर्म में, जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी है। तो दो तरह से हमारे पास आप ये देखें आउटपुट होगी, हार्ड फॉर्म में भी मिल सकती है हमें, सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल सकती है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम जरा देखते हैं सॉफ्ट फॉर्म आउटपुट से अपनी बात को शुरू करेंगे, जिसकी जो एग्जांपल है सबसे बड़ी वो हमारे पास मॉनिटर की है। हमारे पास क्या है जी, मॉनिटर है, इसे VDU भी कहेगा। VDU का एब्रीविएशन पूछता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का एब्रीविएशन क्या बनेगा हमारे पास, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, मॉनिटर, स्क्रीन किस तरह से होती है हमारे पास सबने देखी हुई है। इस तरह से बेटा हमारे पास क्या होता है जी, मॉनिटर मौजूद होता है जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है, बस हम उस पर देख सकते हैं, टेक्स्ट भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, कोई वीडियो भी देख सकते हैं इसके ऊपर हम। तो ये हमारे पास क्या है जी, मॉनिटर है। मॉनिटर क्या वो सवाल बनाता है कि इसका जो साइज है वो कैसे मेजर करते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने घर में जो टीवी लगाते हैं वो इंच में पूछता है जी, कितने इंच की है जी, 42 इंच की है, 42 इंच की हमारे पास जो है ना जी LED है। जो हमारे पास ये स्क्रीन लगी हुई है, जिस पे लेक्चर दूंगा आगे चल के मैं आपको, कल जिसमें परसों थोड़ा सा मैंने आपको उसका बताया था, वो 86 इंच में, 86 इंच के अंदर है,
ठीक है। अब ये जो 86 इंच है ये कैसे है, देखें ये जो डायरेक्शन है ये वर्टिकल है, वर्टिकली कहेगा वर्टिकली, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे हम साइज मॉनिटर का स्क्रीन का, वर्टिकली करेंगे कैसे करेंगे? क्या ये साइज इधर से हम ऐसे देखते हैं ये वाला होता है 86 इंच, या ये वाला होता है, कौन सा साइज होता है? तो ये ना वर्टिकली होता है ना हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं, बल्कि हम इसे डायगनली, डायगनल का लफ्ज यूज करेगा, डायगनली, ये एक कोने से दूसरे कोने तक का ये वाला, ये लफ्ज यूज क्या करेगा? डायगनली मेजर करते हैं। वो कहता है जी हम साइज ऑफ आ मॉनिटर इज मेजर्ड इन या बाय डायगनली। तो एक डायगनल से दूसरे डायगनल तक ये आपका बनेगा 42 इंच, अगर आपकी 42 इंच की टीवी है तो, ठीक है। ये डायगनली का लफ्ज इस्तेमाल करता है पेपर में, तो आपने क्या करना है कि डायगनली हम मेजर करेंगे। अब इसमें एक पिक्सल की टर्म यूज की जाती है, पिक्सल, पिक्सल की टर्म यूज की जाएगी और एक रेजोल्यूशन की, दो टर्म और यूज की जाएंगी इसके अंदर, पिक्सल की और रेजोल्यूशन की। जो छोटे से छोटा डॉट होता है हमारे पास स्क्रीन पे वो क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है, जो आगे चल के कोई भी पिक्चर बनाता है। अगर आपने पुरानी टीवी देखी हो तो उस पर मक्खियां सी आपको नजर आती थी, ठीक है, उसकी क्वालिटी लो हुआ करती थी, पिक्सल कम थे, इस वजह से पिक्चर की क्वालिटी कम हो जाती थी। पिक्सल फट जाती हैं जब किसी चीज को ज्यादा जूम करते हैं तो आप देखते हैं पिक्सल आपको नजर आते हैं, एक टाइम आता है। वो छोटे से छोटे डॉट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट डॉट ऑन, लिखना याद लिख लें, स्मॉलेस्ट डॉट ऑन मॉनिटर या स्क्रीन कह लें, जो क्या करता है? पिक्चर बनाता है, दैट मेक अ पिक्चर। ये बेसिकली जो पिक्सल है आगे मजीद सब पिक्सल में डिवाइड होता है, जिसमें 3 कलर होते हैं, RBG, रेड, RGB, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। मजीद मतलब आप ये कहेंगे सब पिक्सल जो होंगी वो, मतलब आप ये कहेंगे एक डॉट जो है उसके अंदर मेजर ये 3 कलर होते हैं, वो मिलके फिर वो डिफरेंट कलर, हमें जो कलरफुल पिक्चर नजर आती है बेसिकली पिक्सल की वजह से नजर आती है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे किसी चीज में उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। रेजोल्यूशन होती है एक यूनिट एरिया के अंदर या स्क्रीन के ऊपर, आप कह लेंगे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो पिक्सल हैं उनकी तादाद को। आपने देखो MP, कैमरे के साथ क्या लिखा होता है? MP लिखा होता है। 200 MP क्या कैमरा है? 500 MP का कैमरा है। MP मेगा पिक्सल, MP मेगा पिक्सल। तो एक स्क्रीन के ऊपर हमारे पास, या आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कोई ऑडियो है, उसके अंदर जो हमारे पास पिक्सेल्स की तादाद है वो क्या कहलाएगी? उसकी रेजोल्यूशन कहलाएगी। अगर आपने किसी चीज की रेजोल्यूशन बढ़ानी है, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें पिक्सल की तादाद बढ़ा रहे हैं, क्लैरिटी ज्यादा होगी पिक्चर की, ठीक है। तो रेजोल्यूशन और पिक्सल में समझ आ गया आपको। पिक्सल वो छोटे से छोटा डॉट है स्क्रीन के ऊपर जो आगे चल के क्या बनाता है जी? इमेज बनाता है या तस्वीर बनाता है, कोई भी उसका छोटे से छोटा यूनिट है, ऐसे समझे। जबकि रेजोल्यूशन क्या है कि यूनिट एरिया के अंदर मौजूद जितने भी पिक्सल है उनकी तादाद, आप अक्सर देखते हैं 1280 मल्टीप्लाई बाय 720, इस तरह से रेजोल्यूशन लिखी होती है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 लाख कुछ बनेंगे, 9 लाख कुछ हजार जो है, ये क्या है? पिक्सल है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह की रेजोल्यूशन आपको मिलेगी कहीं ना कहीं, तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन होती है हमारे पास।
ठीक है, कुछ समझ आ गया आपको इसके हवाले से? अब ज़रा देखते हैं, हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा। या मॉनिटर की जो हमारे पास मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म के जो मॉनिटर थे वो इस्तेमाल हुए, बनाए गए, इनके बारे में कमीशन सवाल पूछ लेता है। नंबर 1 देखें जी, सबसे पहले हमारे पास CRT मॉनिटर था। CRT मॉनिटर आया हमारे पास सबसे पहले। CRT इज एब्रिविएशन ऑफ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर सबसे पहले हमारे पास ये था। अगर आप में से किसी बच्चे ने देखा हो पुराने टीवीज़ को, जो पुराने टीवी थे वो कुछ इस तरह से थे, बड़े हैवी किस्म के टीवी हुआ करते थे। उसकी टीवी की जो बैक थी वो बड़ी मतलब हुआ करती थी बारी। इस तरह के टीवी हुआ करते थे, मतलब बैक उसकी बहुत बड़ी हुआ करती थी। अक्सर वो फ्रेम के अंदर वो रखवा के बनवाया होता था एक ज़बरदस्त किस्म का। ठीक है, तो ये शुरू में जो स्टार्ट में मॉनिटर इन्वेंट किए गए वो ये थी हमारे पास, जिन्हें हमने कैथोड रे ट्यूब कहा। इसमें जो ट्यूब थी मुख्तलिफ, इसी के अंदर यहाँ पे इस तरह से बना लें वैक्यूम ट्यूब, उसे यूज किया गया था पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए। उसके अंदर एक ट्यूब हुआ करती थी जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा करते थे हम, वो इसमें यूज होती थी पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए। इस पे मक्खियां आपको यहाँ नजर आती थी बहुत सारी। लो क्वालिटी क्या मतलब पिक्चर हमारे पास होती थी। शुरू में जो टीवी आए, VCR जो आए थे वो इसी तरह के थे। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर CRT। ठीक है, CRT मॉनिटर, इसमें कैथोड रे ट्यूब को इस्तेमाल किया गया था। वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते थे, बिजली बहुत खाती थी, भारी बहुत थी, साइज बहुत बड़ा था इसका। वक्त के साथ साथ इसे इम्प्रूव किया गया, तो फिर आया हमारे पास LED, LCD आई, बल्कि LCD करें पहले। LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर जो है इसका एब्रिविएशन पूछेगा आपसे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, LCD। LCD का एब्रिविएशन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका जो है साइज कम हो गया था, इसकी मतलब वजन भी कम हो गया था, बिजली भी कम इस्तेमाल कर रही थी। ये कहाँ पे यूज हो रही है, सवाल बनेगा आपका, कहाँ पे यूज हो रही है और इसका एब्रिविएशन क्या है। तो ये आपकी जो डिजिटल वॉच है, पूछेगा कि डिजिटल वॉच के अंदर कौन सी LED यूज हो रही है, LCD यूज हो रही है, CRT हो रही है, इस तरह से कहेगा वो। टच स्क्रीन हो रही है, कौन सी हो रही है, OLED हो रही है, TFT हो रही है, इस तरह से पूछेगा आपसे। तो डिजिटल वॉच जो है, या आप देखें कि आपका डिजिटल वॉच के अलावा आपके लैपटॉप भी शुरू में आए थे, आपके मॉनिटर भी, जिसे आप ऐसे दबाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके नीचे कोई लिक्विड है भरा हुआ है किसी ने। ठीक है, तो आपकी जो डिजिटल वॉच हैं, घड़ियां हैं जो, इसके अंदर ये यूज हो रहा होता है ज़्यादातर। या कैलकुलेटर को देखें, कैलकुलेटर में भी यही होता है। कैलकुलेटर में भी हमारे पास यही LED यूज हो रही है, LCD यूज हो रही है आज भी। डिजिटल वॉच में और कैलकुलेटर में, दोनों में आज भी LCD को इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा जैसे किसी ने कोई नीचे लिक्विड भरा हुआ है। लैपटॉप में, सिस्टम में तो LCD आ गई है, LCD का LED आ गई है। ठीक है, आपको याद रहेगा LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, डिजिटल वॉच और कैलकुलेटर का आपसे पूछ लेगा वो कि इनमें कौन सा जो है ना जी हम यूज़ कर रहे होते हैं, LCD या LED। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, नाम से आइडिया हो रहा है आपको। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट
नेक्स्ट है जी हमारे पास LED मॉनिटर्स, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड LED में हमारे पास क्या बनेगा बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड। इसे आप देखें तो ये हमारे पास बनेगी, जो इस वक्त लेटेस्ट है, जो यूज हो रही है। इसमें पीएन जंक्शन को इस्तेमाल किया गया। पीएन जंक्शन के बारे में फिजिक्स वाले लोगों ने पढ़ा होगा, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेस्ट क्वालिटी की, इस वक्त वो पूछेगा आपसे बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की जो पिक्चर है, जो आउटपुट है हमें सॉफ्ट फॉर्म में जो प्रोवाइड करेगी वो LED करती है प्रोवाइड। सस्ती है, मतलब सस्ती का मतलब ये है कि एनर्जी कम इस्तेमाल कर रही है, एनर्जी कम इस्तेमाल कर रही है। ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके आगे चल के टाइप्स हैं कुछ, जैसा कि हम देख लेते हैं कि TFT LED, फिर है OLED, टच स्क्रीन LED, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। हमारे पास TFT का एब्रीविएशन पूछा हुआ है उसने पेपर में, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया। LED थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED, OLED को ऑर्गेनिक LED कहा गया। OC ऑर्गेनिक LED का एब्रीविएशन हुई लाइट इमिटिंग डायोड। टच स्क्रीन LED आ गई है, जिसमें आपको बताया कि हमारे जो LED है, ये जो आप यूज करते हैं मोबाइल, इसमें आप टच करते हैं, मतलब आपको इनपुट और आउटपुट दोनों का काम दे रही होती है। इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का काम कर रही है। ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, अभी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वैसे वो मॉनिटर है। मॉनिटर जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है, लेकिन अब उसे रिप्लेस कर रहा है क्या जी, टच स्क्रीन LED जो है। इसमें आप माउस का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया इसने, टच स्क्रीन ने, और जो है ना जो कीबोर्ड था उसका काम भी ख़त्म कर दिया। वहीं आप उसे सिस्टम को दे रहे होते हैं इनपुट, कंप्यूटर समझ जाता है डायरेक्टली, उसके मुताबिक आपको आउटपुट मिल रही होती है। टच स्क्रीन जो हमारे पास LED है, ये दोनों काम कर रही है, इनपुट डिवाइस के तौर पे भी और आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टच स्क्रीन जो हमारे पास है ये क्या है जी, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ है, क्या है, इस तरह से आपको कहेगा। तो ये दोनों काम कर रही है हमारे पास, ठीक है। याद रहेगा आपको, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, OLED ऑर्गेनिक LED। हाँ जी, बता दें मुझे, हो गया क्लियर आपको कि नहीं हुआ? जी बेटा बता दें, यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे चलें। चलें, इसे मैं रेज करता हूं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास हार्ड फॉर्म में जो हमें आउटपुट देंगी डिवाइसेस, उन आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हम सॉफ्ट फॉर्म में जो हमें दे रही है वो हम देख रहे थे। सॉफ्ट फॉर्म में जो हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है, जिन आउटपुट डिवाइसेस के साथ, उन्हें हमने देखा अभी, हम देखेंगे हार्ड फॉर्म में। हार्ड फॉर्म जो आउटपुट है, ठीक है, इसमें हमें जो सबसे पहली डिवाइस है वो प्रिंटर है।
सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पूछता है कि सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है या प्रिंटिंग जो मशीन है वो किसने इन्वेंट की थी, तो उसमें सवाल है जॉन गुटनबर्ग का। जॉन गुटनबर्ग। गुटनबर्ग टाइप जो नाम है जर्मनी वालों के होते हैं, तो जर्मनी का था बेसिकली। 1400 की बात, 1440 में तकरीबन इसने ये प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, जिससे एक इनकलाब आया था किताबों को छापने में। पहले किताब लिखी जाती थी हाथ से, अब इसने छापना शुरू कर दिया। यूरोप के इनकलाब में सबसे बड़ी जो इन्वेंशन थी वो प्रिंटिंग प्रेस की थी। किताबों की कापियां तैयार होनी शुरू हो गई थी। सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा सवाल यही था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। सल्तनत उस्मानिया, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री का टच दे रहा हूँ। सल्तनत उस्मानिया जो थी, ओटोमन एम्पायर, उनके एक बादशाह ने कहा कि यार यूरोप टेक्नोलॉजी की तरफ आगे जा रहा है तो हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसने क्या कि यूरोप से एक प्रिंटिंग प्रेस मंगवा ली। मकसद क्या था कि यार जो कुरान मजीद है हम लिखते हैं, इतनी मेहनत लगती है, तो हम उसे प्रिंट करके जल्दी कर लेंगे, ज़्यादा कापियां बन जाएंगी, मेहनत इंसान की कम हो जाएगी। उसने इस सोच के साथ मंगवाया। अब जब प्रिंटिंग शुरू की तो मौलवी खड़े हो गए। मौलवी ने फतवा लगा दिया उसके ऊपर कि भाई ये तो जो है ना जी हराम है। इस तरह आजकल तो नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले लग जाते थे फतवे। स्पीकर में जिस तरह से आपको बताया, इस तरह इवन पिक्चर के ऊपर अभी भी आप देखते होंगे, जिस घर में पिक्चर होती है, तस्वीर होती है, उसमें फरिश्ते नहीं आते। इस तरह के फतवे हमने तो सुने थे बचपन में, आपने भी शायद सुने होंगे। ठीक, अब यूट्यूब बना के बैठे हैं चैनल और कहते हैं सब्सक्राइब करें हमें। इनकी इन्हीं के कुछ अर्सा पहले देखे ना, इनके फतवे मौजूद हैं सारे लोगों के। मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। उस बेचारे को रिजाइन करना पड़ गया था, उसे अपनी हुकूमत से जाना पड़ गया था, इतने मतलब उसके खिलाफ हो गए थे लोग। इस वजह से फिर अल्लाह पाक ने सबक सिखाया फिर सल्तनत उस्मानिया के लोगों को, अंग्रेज़ों को मुसल्लत किया था उनके ऊपर। खैर जी, हम कहीं और जा रहे हैं। हार्ड फॉर्म आउटपुट जो हमें मॉनिटर देगा, तो प्रिंटर देगा। तो प्रिंटर जो है हमें मतलब दो तरह के, आप देखें, आप प्रिंटर लेके आते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या होता है, हार्ड फॉर्म में होता है। आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी होती है हमारे पास, ठीक है। अब प्रिंटर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। चले मैं पिक्चर ऐसी बनाता हूँ। प्रिंटर हमारे पास दो तरह के होंगे। एक होगा हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जी हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, और वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, चार ऑप्शन दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर, इस तरह से वो आपको कहेगा। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप्स हैं हमारे पास नेचर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, हम कैसे फर्क देखेंगे, भूल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो जरा एक आप थोड़ी सी एक बात कॉमन सी है, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इम्पैक्ट का क्या मतलब है, असर छोड़ना। इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, असर छोड़ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब है कि जिस तरह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जब तक मैं टच नहीं करूँगा मैं नहीं लिख ही नहीं सकता, या मैं ऐसे ऊपर ऊपर से करता चला जाऊँ, मतलब है कि टच ही ना करूँ स्क्रीन को, तो क्या मैं लिख पाऊँगा, नहीं लिख पाऊँगा। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये इंसान की तरह काम करते हैं। जिस तरह इंसान लिखता जाता है एक एक वर्ड, और छूना, टच करना जरूरी होता है। मतलब टच किए बगैर जो प्रिंट में मतलब लिख ही ना सके। मतलब आप ये देखें कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होंगे जो टच करके, छू के प्रिंट करेंगे, वो प्रिंटर क्या कहलाएंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। जो प्रिंटर छुए बगैर, टच किए बगैर पेज को, स्क्रीन को, किसी भी चीज को प्रिंट करके दे देंगे, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे। दोनों में मेन डिफरेंस यही है। वो पूछे आपसे कि इंसान की तरह कौन सा प्रिंटर काम करता है,
तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इंसान की तरह लिखता है, जैसे इंसान लिखता है, कि वर्ड लिखता चला जाता है। वो तमाम प्रिंटर जो टच करके, पेज को छू के करके प्रिंट करेंगे, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। जो छुए बगैर ऐसे ऊपर से गुजारेंगे आप, नीचे प्रिंट हो जाएगा पेज। टच, नॉन टच मतलब है कि टच किए बगैर लिख लें आप, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। चलिए मैं ऐसे करता हूं, एक फिगर बना देता हूं। प्रिंटर आगे फिर उसकी दो टाइप्स बना रहा हूं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो आगे दो तरह के हैं, आगे मजीद उनकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास करेक्टर प्रिंटर, और एक है हमारे पास लाइन प्रिंटर। करेक्टर और लाइन। करेक्टर प्रिंटर एक एक करेक्टर लिखेगा, ए बी सी इस तरह से। लाइन में मतलब एक ही दफा में एक लाइन पूरी प्रिंट कर देगा, लेकिन टच करेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर है ये। लाइन प्रिंटर आपसे पूछ ले कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, इस तरह से पूछेगा आपसे। करेक्टर प्रिंटर कौन सा, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप से, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में एक एक करेक्टर लिखेगा इंसान की तरह, जिस तरह में इंसान लिखता है, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाबेट। लाइन प्रिंटर में बस ये फर्क है कि पूरी लाइन प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब इनके आगे और मजीद टाइप्स हैं कुछ, जैसा कि हमारे पास ही है डेजी व्हील है इसकी एग्जांपल में एक, और दूसरा हमारे पास डीएमपी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखें इसके आगे फिर दो एग्जांपल देखें, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा जी हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर, और डीएमपी का अक्सर पूछता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। इसका ये भी पूछा है कि कहाँ पे यूज हो रहा है डीएमपी। तो ये आप जब रेलवे की टिकट लेने जाते हैं, रेलवे की जब आप टिकट लेने जाते हैं तो वो ऐसे बटन से दबाता है और आपकी जो टिकट है उसके ऊपर डेट और बाकी चीज़ें लिखी जाती हैं। बिल्कुल मध्यम सी होती है, पढ़ ही नहीं सकता यार, वो सिर्फ वो टीटी पढ़ सकता है उसे कि क्या लिखा हुआ है, डेट क्या लिखी हुई है। ठीक है, मतलब वो एक लो क्वालिटी का प्रिंटर कह लें आप इसे, लो क्वालिटी का प्रिंटर कह सकते हैं आप। कहाँ पे यूज हो रहा है ये? रेलवे टिकट्स के लिए यूज किया जा रहा है, याद रहेगा वो आपको, रेलवे टिकट्स के लिए यूज हो रहा है। और ये क्या है हमारे पास? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। वो पूछता है डॉट डीएमपी कौन सा प्रिंटर है जी, इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, इस तरह से पूछता है वो। ठीक है, आपसे डेजी व्हील का पूछ सकता है कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, करेक्टर है लाइन प्रिंटर है, इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा कौन से बना है। ठीक है, आगे हमारे पास है जी लाइन प्रिंटर के अंदर हमारे पास चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर है। इसमें हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स बना रहा हूं मैं, एक हमारे पास चेन प्रिंटर और दूसरा हमारे पास ड्रम प्रिंटर। इसमें ड्रम यूज होता है, इसमें चेन यूज होती है, बस इतना सा फर्क है। इसमें पूरी लाइन एक बार लिखी जाएगी, इसमें पूरी लाइन एक बार लिखी जाएगी, पूरी की पूरी लाइन लिखेगा चेन प्रिंटर भी और ड्रम प्रिंटर भी। ठीक है, इन दोनों में फर्क यही है बस। चेन प्रिंटर कौन सा है पूछता है, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, इस तरह से पूछेगा। ड्रम प्रिंटर कौन सा है, लाइन है करेक्टर है, इम्पैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, इस तरह से पूछेगा आपसे। ठीक हो गया। अब आए जरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बगैर छुए टच किए बगैर ये क्या करेगा जी, प्रिंट निकाल के दे देगा।
इसे हम पेज प्रिंटर भी कहेंगे। सवाल बनता है, इसे हम पेज प्रिंटर भी कहेंगे। पूरे एक पेज को एक दफा में प्रिंट करेगा, ये पूरे एक पेज को एक ही बार में ये प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि करैक्टर या एक लाइन को प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज प्रिंटर, कोई हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। इसकी दो टाइप है हमारे पास मेन। अब दो इसकी एग्जांपल है, एक हमारे पास इंक जेट प्रिंटर और दूसरा है हमारे पास लेजर प्रिंटर। कौन से टाइप्स हैं जी इसकी नॉन इम्पैक्ट की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? दो तरह के होते हैं हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नंबर 1 है जी हमारे पास इंक जेट और दूसरी है हमारे पास लेजर प्रिंटर। इंक जेट में आपको नाम से आइडिया हो रहा है, इंक को यूज किया जाएगा। इसमें जो हमारे पास इंक होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। इसमें जो इंक होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। इंक जेट प्रिंटर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था पिछली दहाई में। अब जो है वो लेजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? वो लेजर सस्ता है और उस दोनों में फर्क क्या है देखें। इंक जेट में जो हमारे पास इंक हम फिल करेंगे वो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। अब लिक्विड का मसला ये है, अगर ज्यादा देर तक लिक्विड को रख दे तो क्या होता है, जम जाता है ना। लिक्विड का ही मसला होता है ना। आप ज्यादा दिनों के लिए रख देंगे सामान नहीं, क्या वो अंदर से ही जम जाएगी, प्रिंटिंग खराब हो जाएगी। प्रिंटिंग करेगा ही नहीं, खराब करेगा। अगर करेगा तो दूसरा क्या इशू होता है, लिक्विड से आप कोई भी चीज लिखेंगे जब उस पर पानी गिरेगा तो क्या होगा, वो सारी फैल जाएगी। जो प्रिंट आप लेके आते हैं, अगर वो उसके ऊपर पानी डालने से वो स्याही फैल रही है सारी, इसका मतलब है वो इंक जेट से प्रिंट हुआ था। ये दो इशू थे इसमें, इन्हें रिजॉल्व किया गया लेजर में। लेजर प्रिंटर महंगा है, लेकिन पर पेज के हिसाब से अगर कास्ट निकाल लेंगे तो वो फिर सस्ता है। मतलब प्रिंटिंग कास्ट जो है लेजर प्रिंटर की वो सस्ती है, लेकिन जब खरीदने जाएंगे प्रिंटर तो उस वक्त वो महंगा मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी लेजर की आ गई है ना, एक रोशनी सी चलती है ऐसे, वो प्रिंट करके आपको दे देती है। बस पूरा पेज 1 मिनट में हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है बल्कि, ठीक है। लेजर की वो एब्रीवेशन पूछता है। लेजर का एब्रीवेशन देखें जरा, लाइट, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, एस से स्टिमुलेटेड, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, ई से इमिशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑफ आर से रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एब्रीवेशन है हमारे पास लेजर का, LASER, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका एब्रीवेशन अक्सर पूछ लेगा। यहाँ पे कभी चेंजिंग कर देगा, रेडिएशन की जगह पे कहीं कभी एम्प्लीफिकेशन की जगह पे कोई और वर्ड डाल देगा, 4 ऑप्शन बना के देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, लेजर है। अब लेजर के अंदर जो है ना हमारे पास जो इंक होगी वो पाउडर की शक्ल में होगी, वो पाउडर की शक्ल में होगी, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, जिसे हम टूनर कहते हैं। सवाल बनता है टूनर के बारे में कि टूनर पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इसके अंदर हम इंक यूज करेंगे लेजर प्रिंटर में, पाउडर की शक्ल में होगी, सफूफ की तरह, लिक्विड नहीं होगी। और उसे क्या कहेंगे, टूनर कहेंगे। टूनर पे चार्ज पूछे तो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। हाँ जी, इसकी वो पूछ लेता है कभी कभार जो है स्पीड, तो DPI में, डॉट्स पर इंच। जो हमारे पास लेजर प्रिंटर है इसकी जो स्पीड है वो DPI में हम क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, DPI में हम इसकी मेजर करेंगे क्या जी, इसकी स्पीड को DPI में करेंगे बेटा, ठीक है।
सबसे अच्छी क्वालिटी की जो प्रिंटिंग है वो हमें कौन दे रहा है? लेजर प्रिंटर दे रहा है। आपसे पूछा जाए सबसे हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की जो प्रिंटर है, जो प्रिंटिंग है, वो कौन सा प्रिंटर दे रहा है? हमें लेजर प्रिंटर देता है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रिंटर्स के बारे में बताया। हाँ जी बताएं जरा, मुझे हो गया क्लियर? जी बेटा बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी रेज कर दूं? इसके साथ प्लॉटर को भी देखेंगे हम, वो भी इसी की टाइप ही है प्रिंटर की। प्लॉटर को देख लेते हैं हम थोड़ा सा। चलें इसे मैं रेज करता हूं। मेरा जो बच्चे नए आए हैं आज, जिन्होंने ज्वाइन किया है, कल कुछ चीज़ें मैंने लेक्चर के दौरान स्टार्ट में की थी आप लोगों से, प्रिपरेशन के हवाले से, कौन सा मटेरियल पढ़ना है आपने, तैयारी कैसे करनी है, इस सीट को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, वो लेक्चर अगेन आपके साथ शेयर हो जाएगा। मैंने कह दिया है, उसे सुन लीजिएगा। इस लेक्चर के अलावा आपने वो भी सुन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लॉटर्स। प्लॉटर्स ये भी टाइप है किसकी? प्रिंटर की। कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है ये भी। प्रिंटर की भी कमांड कौन देगा? कंप्यूटर से हम देते हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ ही जुड़ा होता है प्लॉटर भी और वो भी। इसकी अगर शेप देखें हम, कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे एक ड्रम टाइप लगा होती है, बीम टाइप, उसके ऊपर से यहाँ से वो जो हमने प्रिंट करना है वो यहाँ से गुजरता है, इसके ऊपर से रोल सा ऐसे घूमता है और यहाँ हमारे पास प्रिंटिंग जो है वो कलेक्ट हो रही होती है। इस तरह की इसकी कुछ शेप होती है हमारे पास प्लॉटर्स की। क्या है बेसिकली, किस लिए इस्तेमाल होती हैं ये? प्रिंटर की टाइप ही मैंने कहा इसे। तो ये बेसिकली आप जो फ्लेक्स बनवाते हैं, पेना फ्लेक्स जिसे कहते हैं हम, फ्लेक्स, बिग मैप्स, बड़े बड़े मैप जो आप लेके आते हैं, ठीक है, इसके लिए वर्डिंग यूज करेगा, एग्जैक्ट वो मैं बता देता हूँ। वो कहेगा जी ये वेक्टर ग्राफिक्स की शक्ल में देगा आउटपुट, और बिट मैप्स, बिट मैप्स, बिट मैप का लफ्ज यूज करेगा और वेक्टर ग्राफिक्स का। ये लफ्ज एग्जैक्ट यूज करता है अगर हमें इस फॉर्म में आउटपुट चाहिए, या प्लॉटर हमें बिट मैप्स की शक्ल में या फिर वेक्टर ग्राफिक्स की शक्ल में हमें देगा आउटपुट। इसमें आप देखें बड़े बड़े जो आप बनवाते हैं, ये जब इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, बैनर्स भी लिखने चलें, उनकी प्रिंटिंग भी तो हमने करनी होती है ना। या चार्ट्स बनवाते हैं आप कोई बड़े बड़े, अब चार्ट्स बनाना ये तो प्रिंटर के काम नहीं है ना, ठीक है। इसके लिए और अगर अल्फाज लिखे, हाई क्वालिटी ड्राइंग्स, हाई क्वालिटी ड्राइंग का लफ्ज भी यूज कर सकता है वो आपसे। ये सारे जो लफ्ज हैं वो इस्तेमाल करेगा। तो कॉल किसके लिए यूज करते हैं हम? ये प्लॉटर्स के लिए। शादी कार्ड आप बनवाते हैं तो उसमें भी आपका प्लॉटर क्या करता है जी, वो उसमें जो है ना वो पूरी सेटिंग करते हैं कंप्यूटर में और कमांड देते हैं, प्रिंट निकाल देता है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो आपने फ्लैक्स बनवाते होते हैं, मैप्स बनवाते होते हैं, बैनर्स, चार्ट, हाई क्वालिटी ड्राइंग, उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं? प्लॉटर चूज कर रहे होते हैं। ये भी क्या है हमारे पास? एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट देती है आर्ट फॉर्म में। कंप्यूटर से हम आउटपुट लेते हैं आर्ट फॉर्म में, बस इसके बारे में इतना काफ़ी है, ठीक है। इसे मैं रेज करता हूँ।
उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स हैं, उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स हैं। स्पीकर ये भी हमें आउटपुट देता है, लेकिन ये भी सॉफ्ट फॉर्म में देगा, हार्ड फॉर्म में तो नहीं देता ना स्पीकर। आप सुन सकते हैं बस, ठीक है, लेकिन किसी सेंस में इसे आप हार्ड फॉर्म में भी कह सकते हैं, क्योंकि हार्ड फॉर्म का मतलब है कि 5 सेंसेस, हमारे जो 5 सेंस हैं, छूने की, देखने की, सुनने की, ठीक है, वो अगर इन्वॉल्व हो जाए किसी चीज़ में तो मतलब है कि या महसूस कर सकें, तो उसे हम कहते हैं जी ये हमारे पास अब हार्ड फॉर्म में ये हमारे पास चीज़ है। लेकिन पेपर में आप देखेंगे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती आवाज़ की, इसीलिए आप इसे क्या करेंगे, सॉफ्ट फॉर्म में ही डालेंगे, इसे आप सॉफ्ट फॉर्म में ही डालेंगे। हाँ, सॉफ्ट फॉर्म का ऑप्शन ना हो तो फिर आप चले हार्ड फॉर्म की तरफ भी चले जाइएगा, या सवाल की जो एंगल है वो डिफरेंट हो सकता है, पूछने वाले का जो एंगल है वो चेंज हो सकता है। इसमें जो सवाल बना है, एक तो 2 तरह के इसमें सवाल बनेंगे। एक तो मोड का सवाल बनेगा कि मोड कौन सा यूज होता है इसके अंदर। इसमें सिंप्लेक्स मोड होता है, डेटा को कम्युनिकेशन करने के हमारे पास 3 मोड होते हैं। सिंप्लेक्स मोड, नंबर 2 हाफ डुप्लेक्स, और नंबर 3 हमारे पास डुप्लेक्स। ये 3 मोड होते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का। सिंप्लेक्स मोड का मतलब ये है कि 1 वे कम्युनिकेशन, जिस तरह अभी मैंने आपकी आवाज बंद की हुई है, सिर्फ मेरी बात आप तक पहुंच सकती है बस। आप अपनी मैसेज मुझे वॉइस में नहीं भेज सकते, मैसेज में तो लिख रहे हैं आप, वॉइस में नहीं भेज। जो आपके मस्जिद का स्पीकर होता है या जो आपका टीवी जो है, ये सारे क्या सिंप्लेक्स मोड में काम करते हैं। ये 1 वे डेटा कम्युनिकेट करती हैं। आप जिस स्पीकर से आप आवाज़ सुन रहे हैं उस स्पीकर के जरिए मौलवी को कुछ नहीं कह सकते। जिस टीवी से आप बैठ के टीवी सुन रहे हैं उस टीवी से आप वो जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है उसे कोई मैसेज नहीं दे सकते। 1 वे कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है जी, 1 वे कम्युनिकेशन होती है। हमारे पास क्या होती है, 1 वे कम्युनिकेशन होती है। सिर्फ डाटा एक साइड से जा सकता है, बस दूसरी साइड से नहीं जा सकता, ठीक है। तो स्पीकर भी हमारे पास ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। वो माइक होता है जो दूसरा आप भेज रहे होते हैं ना, वैसे आजकल डुअल सिस्टम आ गया है, माइक और स्पीकर एक कम्बिनेशन में, ठीक है। आगे चल के इसमें हेडफोन को भी देखेंगे। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है बेटा, हमारे पास इसमें कम्युनिकेशन होती है 2 वे। बट 1 साइड एट अ टाइम। मैसेज दोनों तरफ जा सकती हैं, मेरी तरफ से मैसेज भी आपके पास पहुंच जाएगा, आपकी तरफ से मैसेज भी मेरे पास पहुंच जाएगा, लेकिन एक वक्त में एक ही तरफ से जा सकता है। ये जो हमारे पास, बल्कि आप जाएंगे सब इंस्पेक्टर बनेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों के पास एक मटरोला होगा। पुलिस वालों के पास क्या होता है, एक मटरोला होता है, ब्लैक कलर का मोबाइल फोन टाइप कोई चीज़ होती है, मटरोला जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर आप अक्सर देखते हैं अगर आपसे के पास से कोई पुलिस वाला गुजर रहा हो या कोई पुलिस वाला खड़ा हो उसके पास मटरोला हो, तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई बंदा बोल रहा होता है हेड ऑफिस में, छे मतलब फलां जगह पे ये हो गया, उधर पहुंचे हैं, इस तरह की डायरेक्शन मिल रही होती है, ठीक है। मतलब आपके पास मैसेज आ रहे हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां से। अब अगर वो जो पुलिस वाला है वो अपना मैसेज कोई देना चाहता है हेड ऑफिस में कि जी मैं फलां जगह पे पहुंच गया हूं, तो वो क्या करेगा, वो मटोला निकालेगा ऐसे, और उसके ऊपर एक बटन लगा होगा, वो बटन को दबाएगा, बटन दबा के अपना मैसेज रिकॉर्ड करेगा।
जब वो मैसेज उसने बटन दबाया हुआ है, मैसेज जब वो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उधर से कोई आवाज़ नहीं आएगी, उधर वाला चैप्टर क्लोज हो गया थोड़ी सी देर के लिए। उसने रिकॉर्ड किया, भेज दिया, उधर पहुंच जाएगा। मतलब ये है कि एट ए टाइम सिर्फ एक साइड से मैसेज जा सकता है, मतलब एक ही डिवाइस से हमारे पास मैसेज आ भी रहा है, हम भेज भी रहे हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक साइड पे कम्युनिकेशन होगी। यहां ट्रैफिक जाएगी या ट्रैफिक आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स में होता है। डुप्लेक्स में क्या होता है, एट ए टाइम बोथ साइड, एट अ टाइम आजकल ये यूज हो रहा है, बोथ साइड पे क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। आपके जो मोबाइल फोन हैं, जब आप कॉल करते हैं, बार दफा ऐसे होता है कि सामने वाला भी बोल रहा होता है, आप भी बोल रहे होते हैं। जब आपने किसी झगड़ा करना हो तो क्या करते हैं, फिर एक नहीं सुनते हो उसकी, वो कुछ भी बोलता रहे, अपने सुनाते हैं। मतलब दोनों वे से बात जा रही होती है, ना आपको समझ आ रही है उसकी कोई बात, ना उसे आपकी कोई बात समझ आ रही होती है। एक ही टाइम में डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है जी, कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो हमारे पास जो स्पीकर होता है ये सिंप्लेक्स मोड में काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैग्नेट लगे होते हैं इसमें बड़े बड़े, ये पूछता है पेपर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करेगा जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये भी सवाल बना है कि हमारे पास स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सिग्नल्स को क्या करता है जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो इंसान क्या कर सकते हैं जी, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आपका स्पीकर है। स्पीकर भी क्या है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, सिंप्लेक्स मोड में काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आप देखें हेडफोन भी देखने ऐड कर लें। हेडफोन भी तो बेसिकली स्पीकर की एग्जांपल है ना। इसमें भी आपने क्या होता है जी, आपके पास वॉइस आ रही होती है, ठीक है। हेडफोन भी इसमें ऐड कर लें। आखिरी जो आउटपुट डिवाइस है वो हमारे पास ही है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप सबने यूज किए होंगे। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर में दीवार के ऊपर बड़ी सी हम जब तस्वीर या मतलब वीडियो देखना चाहते हैं तो वाइट स्क्रीन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्टर होता है, उसके जरिए लाइट को डालते हैं और एक बड़ी सारी तस्वीर हमें नजर आती है, जितनी बड़ी हम देखना चाहें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी कंप्यूटर की जो आउटपुट है वो बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं। प्रोजेक्टर भी हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस थी बेटा, जिनके बारे में कमीशन आपसे पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पोर्शन जो है क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास टाइम है, हम मेमोरी वाला पोर्शन भी पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाए, और इंशाल्लाह मंडे से फिर हम शुरू करें बाकी जो MS वर्ड है, एक्सेल है, या सॉफ्टवेयर्स हैं उसके हवाले से, ठीक है जी। बेटा बताइएगा, रेज कर दूं इसे। तो आउटपुट डिवाइसेस हमारी कंप्लीट हुई, मैक्सिमम ये यूज़ हो रही होती हैं, इन्हीं के बारे में कमीशन पूछता है। कोई और आपको मिल जाए कहीं कोई आउटपुट डिवाइस जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो, तो बस उठा के लेक्चर में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हेडिंग दे ले, मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर की हेडिंग देने बेटा। मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ, मेरे ख्याल से नजर आना चाहिए। किस तरह से इसने सेटिंग की है, पिछले 2 दिनों से जो है इसकी जो साइज है वो छोटा नजर आ रहा है मुझे।
चल गुजारा करते हैं, याद करवाना, इसकी सेटिंग चेंज करेंगे हम थोड़ी सी। चले जी, मेमोरी में बेटा हमारे पास देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी उसमें भी हमने मेमोरी का जिक्र किया था कि हमारे पास जो सीपीयू है, जो सिस्टम है, सीपीयू के बारे में हमने कल थोड़ा सा जान लिया था, उतना काफ़ी है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर भी हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी मतलब कंप्यूटर में हमने जो भी काम करना होता है उसके लिए हमें मेमोरी चाहिए होती है, काम करने के लिए भी, जो हमने काम किया उसे सेव करने के लिए भी। ठीक है, कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बाइनरी सिस्टम के तहत कोड यूज करता है 0 और 1। बाइनरी मतलब कोई भी काम करेगा, कोई भी डेटा जो सेव करेगा, सबसे जो छोटा यूनिट है मेमोरी का वो 0 और 1 है। इसकी स्क्रीन क्यों छोटी है दरमियान में, सेंटर में थोड़ी सी, पहले तो ऐसे नहीं होती थी। इसकी सेटिंग चेक करें, ये यहाँ तक होनी चाहिए पूरी, यहाँ तक। इसकी सेटिंग ठीक करें। 0 और 1 की फॉर्म में बेटा हमारे पास, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं, जो ऑन ऑफ की तौर पे काम करती हैं, ऑन और ऑफ, या स्विच की तौर पे, स्विच की तरह या ऑन ऑफ की तरह वो कहेगा। 0 और 1 की फॉर्म में बिट्स कहेंगे हम। तो सबसे छोटा यूनिट है हमारे पास मेमोरी का, वो कौन सा है बेटा, बिट्स बनेगा। इसमें वो एक और चक्कर डालता है और वो है जी, चल आगे चल के बताता हूँ, इसे मैं रेज कर देता हूँ। सबसे छोटा यूनिट हमारे पास बिट्स होगा 0 और 1 की फॉर्म में, उसे क्या कहेंगे हम, बिट्स कहेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 4 बिट्स हैं ये मिलके बनाएंगे एक निब्बल। एक निब्बल किसके बराबर होता है, यूनिट है ये भी, 4 बिट्स के बराबर होगा, पूछ लेता है अक्सर, या इसे वो लिखेगा, चले आगे चल के देखते हैं। 8 बिट्स मिलके बनाएंगी एक बाइट। एक बाइट किसके बराबर होगा, 8 बिट्स के बराबर होगा, या फिर 2 निब्बल के बराबर होगा। इस तरह भी वो आपको सवाल में ऑप्शन दे सकता है कि एक बाइट 1 निब्बल के बराबर है, 2 निब्बल के बराबर है, 3 के, और इस निब्बल को हाफ बाइट भी कह देता है। वो कह सकता है ना कि 1 निब्बल किसके बराबर है, हाफ बाइट के बराबर है। सवाल का एंगल ही चेंज करना है, उसकी मर्जी है, जैसे दिल करे वो चेंज कर दे। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का पहले हम वो देख लेते हैं, फिर मेमोरी की टाइप्स देखेंगे। 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है, 4 बिट्स मिलके बनाएंगे एक निब्बल, जो हाफ बाइट भी कहलाएगी, और 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाएंगे, जो कि 2 निब्बल के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के, अभी एक बाइट था, बाइट से आगे चलेंगे हम। अब 1024 जो बाइट हैं हमारे पास, ये मिलके बनाएंगी एक केबी। एक केबी, किलो बाइट जिसे हम कहेंगे केबी, जिसे हम किलो बाइट्स कहेंगे, जो कि 10 की ताकत 3 बाइट के बराबर होगी। एक केबी का मतलब किलो, किलो में कितनी सिफर होती हैं, 3 होती हैं, 10 की पावर 3 हम लिखेंगे इसे बाइट। ठीक है, इसी तरह से आगे जब हम चलेंगे तो वो कहेगा, अभी केबी पे हम पहुंचे हुए थे, जो कि 1024 बाइट मिलके बनाएंगे एक केबी। ठीक है, इसी तरह से 1024 जो केबी हैं, किलो बाइट्स हैं, वो मिलके बनाएंगे एक एमबी। एक एमबी मेगाबाइट, जो कि बराबर होगा 10 की ताकत 3, पहले था 3 सिफर और आ गई, 10 की ताकत 6 बाइट। ये भी सवाल बना है कि एक एमबी बराबर होगा किसके, 1024 केबी का भी ऑप्शन दे सकता है, पावर में इस तरह से भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। एक केबी किसके बराबर होती है, 1024 बाइट भी कैसे दे सकते हैं ऑप्शन में, 10 की ताकत 3 पावर में भी दे सकता है, बाइट के बराबर होगा।
ठीक है, अब MB से चलेंगे हम GB की तरफ। हाँ जी, 1024 जो MB है वो मिलकर बनाएंगी 1 GB गीगाबाइट, जो कि 6 सिफर पहले थी, 3 और आ गई तो 9 हो गई। 10 की ताकत 9 बाइट के बराबर हो जाएंगे। 1 GB किसके बराबर है? 1 GB या तो 1024 MB के बराबर है, या फिर 10 की ताकत 9 बाइट के बराबर है। ठीक है, उसके बाद वो आगे चलेगा। अब यहां से GB से आगे चलेंगे हम। 1024 GB जो है ये मिलके बनाएंगे 1 TB टेराबाइट। 1 TB टेराबाइट जो कि बराबर होगी 9 सिफर पहले थे, 3 और आ गए 12, 10 की ताकत 12 बाइट की। नजर आ रहा है यहां तक? 10 की ताकत 12 बाइट। ये सवाल पता नहीं कितनी दफा रिपीट हुआ है, GB का और TB का, इतनी दफा पता नहीं रिपीट हुआ है। और ऑप्शन में उसने ये दोनों दिए होते, 12B और 9B और 15B। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर ज़रा फोकस करें, ये लिख लिया है तो। अब हम TB से आगे चलेंगे। 1024 जो TB है ये मिलकर बनाएंगे 1 PB 1 पीटाबाइट, जो कि 10 की ताकत 15 बाइट के बराबर होगी, जो कि 10 की ताकत 15 बाइट पीटाबाइट। PB पीटाबाइट। PB किसके बराबर होगा? 1 PB किसके बराबर होगा? 10 की ताकत 15 बाइट, या फिर 1024 TB के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1024 PB जो था पीटाबाइट मिलके बनाएगा 1 EB एक्साबाइट, जो कि बराबर होता है 10 की ताकत 18 बाइट की एक्साबाइट। 1024 PB मिलके 1 EB बनाएगा एक्साबाइट, जो कि 10 की ताकत 18 बाइट के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी हम देख लेते हैं 1024 EB मिलके बनाएंगे 1 जीटा बाइट ZB, जो कि 10 की ताकत 21 बाइट के बराबर होगा। बस यहीं तक यूनिट याद कर लेने आपने, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, याद रहेगा आपको KB MB GB TB PB और EB और ZB जीटा बाइट। याद रहेगा ये भूल जाएगा? हाँ जी, बताइएगा ज़रा। अब इसमें ना वो, लेकिन बस अब चल रहा है तो अब क्या करें। इसमें वो कहता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। तो आप बिट्स को ही ठीक करेंगे, क्योंकि जब एक चीज चल रही है तो आप उसी को ठीक करेंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बाइट है। कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी चीज लिखेंगे जो एक्सेप्टेबल, ऐसे डॉट भी आप लगाएंगे ना तो 1 बाइट जो है वो मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। सही आंसर इसका बाइट है। लेकिन आप गूगल करेंगे या जहां कहीं देखेंगे वो आपको कहेंगे जी स्मॉलेस्ट यूनिट जो बिट है। इंफॉर्मेशन का, डेटा का सबसे छोटा यूनिट जो है आप बिट जरूर कह सकते हैं, ठीक है, वो किसी हद तक। लेकिन कंप्यूटर में आप कुछ भी ऐसी है, जैसे हमारे पास मिनिमम जो करेंसी है वो कौन सी चल सकती है? 1 रुपया। रुपया करेंसी है ना हमारी। लेकिन 1 रुपए के अंदर आके हमारे पास 100 पैसे और हैं, है ना। स्मॉलेस्ट वो पैसा हुआ, लेकिन पैसा मार्केट में चल नहीं सकता। पहले जिस तरह से वो अन्य हुआ करते थे, अब पता नहीं चवनियां हुआ करती थी, अब तो नहीं है ना। मतलब कुछ भी आप लिखेंगे कंप्यूटर में आपकी 1 बाइट यूज हो जाएगी, मतलब इससे कम यूज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आप ऑप्शन को देख लीजिएगा। मैंने भी 2-4 जगह सर्च किया,
जाके मुझे भी उसने बेटी कहा। अब क्या है, चल रही है तो मजबूरी है, अब क्या करें, हमने सवाल ठीक करना है, मकसद हमारा क्या है, सवाल ठीक करना है, ना कि इनकी करेक्शन करना है। ठीक है, इसे मैं रेज कर देता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ अ मेमोरी। लिखे जरा, हेडिंग दे लें, टाइप्स। टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास प्राइमरी। प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं। इसी को हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं। मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी भी कह देते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, क्यों प्राइमरी मेमोरी का हमने इसे, क्यों इंटरनल मेमोरी, तो ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास सीपीयू होता है इस तरह का केबल, जैसे आम ज़बान में हम सीपीयू कह रहे होते हैं, बेसिकली वो सीपीयू नहीं होता, बल्कि वो केबल होता है, एक डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर छोटी छोटी चिप लगी होती है, उनमें से एक चिप जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेसर कहलाती है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ये सारा का सारा डब्बा जो है ये सीपीयू नहीं होता, हम उसे वैसे सीपीयू ही कह रहे होते हैं, बल्कि वो छोटा सा जो प्रोसेसर लगा होता है वही हमारे पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपली उसे हम प्रोसेसर कह देते हैं, वो हमारे पास सीपीयू होता है। ठीक है, तो उसके साथ ही मदरबोर्ड के ऊपर ये मौजूद होगी मेन मेमोरी भी, प्राइमरी मेमोरी भी, इंटरनल मेमोरी। ये कहाँ पे मौजूद होंगी, उस मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होगी, मतलब सीपीयू के साथ मौजूद होंगी। एक्सटर्नल मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया आपको। अब हम जरा डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन मेमोरीज को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो आएगी वो रूम आएगी। हेडिंग दे ले, रूम। रूम जो है हमारे पास ये क्या है बेटा, प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है। एब्रीवेशन आपने पढ़ा ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इसे रीड कर सकते हैं, बस इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। रीड ओनली, सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी ये हमारे पास है। प्राइमरी मेमोरी है, अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमने जब कोई सिस्टम ऑन करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, इसे आप बंद करें तो, या इसे बंद करने के बाद जब दोबारा ऑन करें, चले आसान हो जाएगा समझाना। जब आप दोबारा ऑन करेंगे, जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे ऑन वाला, तो आपके सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी इंडिकेशन आएगी, कोई ऐसी लाइट जलेगी जो आपको, जिससे आपको पता चलेगा यार अभी सिस्टम हमारा ऑन हो रहा है, बटन दब गया, सही दबाया है मैंने, ऑन हो रहा है। 2 4 10 सेकेंड 20 सेकेंड लेता है ऑन होने में। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे ऑन करेंगे जैसे ही बटन को, तो बूटिंग शुरू हो जाती है। तो आपके जो उस सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ अगर माउस जुड़ा हुआ है तो माउस में लाइट जल रही होती है, कीबोर्ड जुड़ा है तो कीबोर्ड में लाइट जल जाती है, प्रिंटर जुड़ा है तो प्रिंटर में लाइट जल जाती है। मतलब है कि वो आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, चलें इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करें,
कि ऑथेंटिकेशन करता है ये कि कौन सी डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, कौन सी नहीं है। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, सिस्टम के बूटिंग के लिए जो हमें मेमोरी चाहिए होती है, वो कौन सी चाहिए होती है? रूम चाहिए होती है। रूम का काम सिस्टम को बूट करना है, ऑन ऑफ करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ सादा अल्फाज में। तो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, इसमें आपने बायोस के बारे में भी सुना होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका एब्रीविएशन पूछता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट और आउटपुट, इसके बाद हमारे पास सिस्टम। इसे भी बहुत सारे लोग जो है मेमोरी कह देते हैं। बेसिकली मेमोरी क्या है? रूम है और उसके अंदर क्या है? सिस्टम होता है, जो इनपुट और आउटपुट जो चीज़ें हमारे पास से लगी होती हैं सिस्टम के साथ, उनके बारे में ऑथेंटिकेशन करके देता है। तो ये भी किधर होगा? हमारे पास रूम में होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रूम का काम खत्म हो गया, रूम का काम खत्म हो गया। जब सिस्टम आपका ऑन हो गया, रूम का काम खत्म हो गया। अच्छा, बहुत सारे जो डिवाइसेज ऐसी हैं, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे आपका ये मतलब है कि ओवन है, ओवन की एग्जांपल ले लेता हूँ, या वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर भी हमारे पास रूम होती हैं, उसमें प्रोग्राम फीड कर दिया जाता है, वही वो परफॉर्म करती है, बस उसके बाद ख़त्म हो काम। उसमें आप अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्रोग्राम फीड किया गया था वही रहेगा कंपनी की तरफ से। कंपनी उसमें चेंजिंग कर सकती है थोड़ी बहुत, आप नहीं कर सकते, आप और हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए रीड ओनली मेमोरी कहा गया है। फिर इसी कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में पूछता है कमीशन, जिनके एब्रीविएशन पूछता है, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारे पास पी रूम है सबसे पहले। पी रूम एब्रीविएशन है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। आगे हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, वही रूम लिख रहा हूँ सिंपली मैं, रीड ओनली मेमोरी। पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, पी रूम एब्रीविएशन है। प्रोग्राम किया जा सके जिसे आप नहीं कर सकते, कंपनी कर सकती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ईपी रूम। ईपी रूम, ई से अरेजेबल, अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, आगे वही रूम लिख रहा हूं पूरा, रीड ओनली मेमोरी आप लिख लीजिएगा। अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी मतलब बार बार इसे अरेज करके लिखा जा सकता है। और तीसरी टाइप है हमारे पास इनके एब्रीविएशन पूछे हैं कमीशन ने। ईपी रूम, दो दफा ई आ जाएगा। तो पहले ई से इलेक्ट्रिकली, दूसरे ई से वही अरेजेबल, और फिर पी से प्रोग्रामेबल, आगे वही रूम। इलेक्ट्रिकली, अरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो तीन टाइप्स हैं हमारे पास रूम की। रूम की हमारे पास प्राइमरी मेमोरी देख रहे हैं, अभी हम सेकेंडरी की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ प्राइमरी को देख रहे हैं। रूम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, तीन उसकी टाइप्स देखी हैं। काम किया है ऑथेंटिकेशन, बूटिंग शूटिंग का काम हमारे पास सारा रूम करती है। जी बेटा, ओके हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास रैम। ये सारी प्राइमरी मेमोरी को देखने अभी हम। नेक्स्ट हमारे पास है रैम। एब्रीविएशन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी बनेगी हमारे पास रैम। रैम यूज करते हैं
आपका जब भी मोबाइल लेने जाते हैं आप देखें रैम कितने की है। एक बंदा है जिसके मोबाइल की रैम है 4 GB। वो 4 GB का जो मोबाइल उसके पास है वो क्या कर रहा है, अगर एक फाइल खोल ली है उसने, फिर वो उसने एक और फाइल खोल ली है, फिर एक और फाइल खोल ली है, 3 4 5 7 जब फाइल एक ही टाइम में खोलेगा 4 GB रैम वाला जिसके पास सिस्टम है उसमें, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा उसका जो सिस्टम है, चाहे वो मोबाइल है चाहे कंप्यूटर, वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने जो रैम में स्पेस थी वो सारी फिल हो गई, सारी फिल हो गई। अब वो स्लो होना शुरू, एक टाइम आएगा वो हैंग हो जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा। आप जितना भी उसे कमांड दोगे, नहीं स्पेस फुल हो गया, मजीद कोई कमांड नहीं ले सकता। ठीक है, अब फिर आप क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, आप उसे रिस्टार्ट करेंगे। आप उसे क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे। जैसे रिस्टार्ट करेंगे, जब दोबारा से वो चलना शुरू करेगा, बंद होके दोबारा से जब चलेगा, तो वो जो फाइलें आपने खोली हुई थी, वो जो काम आपने किया हुआ था, सब खत्म होगा, नए तरीके से रिफ्रेश होके बिल्कुल न्यू हो जाएगा। जो आपने काम किया होता सब खत्म। मतलब क्या है, जो रैम है वो क्या है, आरजी मेमोरी है। क्या कहा गया, ये आरजी मेमोरी है, इसमें डाटा सेव नहीं हो सकता, नॉट सेव, डाटा नॉट सेव। रूम के अंदर जो प्रोग्राम सेव कर दिएगा 10 बार भी आप उसे ऑन ऑफ करेंगे, उसने अपना काम करना है। रूम परमानेंट मेमोरी है, ये आरजी मेमोरी है जिसे कहता है वो वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी का कंसेप्ट यहां से आएगा आपके पास। आरजी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी के अगर आप काम कर रहे हैं अपने सिस्टम में और उसे आप सेव नहीं कर रहे, खुदा न खास्ता लाइट चली गई, पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाइट का इशू तो है, आपको पता है, लाइट चली गई, जितना आपने काम किया होता सब खत्म। अगर आप साथ साथ सेव करते जा रहे हैं तो फिर आपका वो डेटा बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखें, रूम का काम था सिस्टम को ऑन करना, ऑन कर दिया उसने, ऑथेंटिकेशन कर दी, बूटिंग कर दी। अब हम जितना भी काम करेंगे, कुछ लिख रहे हैं, टाइप कुछ भी करेंगे हम, वो सारे का सारा किस में होगा, रैम में होगा। रूम के बाद रैम का काम शुरू हो जाएगा। रूम के बाद किसका काम शुरू हो गया, रैम का काम शुरू हो गया। कुछ भी हम लिख रहे हैं, कोई भी काम करें, वो सारा किस में हो रहा है, रैम में हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगर उसमें हम डाटा सेव नहीं कर सकते, रैम में डाटा आरजी होता है, इसीलिए आरजी मेमोरी कहा गया इसे, वोलाटाइल मेमोरी। जबकि रूम क्या है हमारे पास, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसके अलावा रैम के अलावा सारी जो मेमोरी है वो क्या है हमारे पास, ऐसे समझेंगे नॉन वोलाटाइल है, रैम के अलावा। रैम के कुछ टाइप्स भी हैं उनके अलावा। ठीक है, तो रूम हमारे पास परमानेंट मेमोरी या फिर वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहेंगे उसे, जबकि रैम हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी, आरजी मेमोरी। ठीक है, इसमें हम डेटा सेव नहीं कर सकते। इसके फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास डायनामिक रैम है, एक हमारे पास स्टैटिक रैम, और दूसरे हमारे पास है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को रिफ्रेश करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सवाल बना है कि कौन सी रैम है जिसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है हमें वक्त के साथ साथ। डायनामिक है, स्टैटिक हम नाम से, डायनामिक मतलब जो चेंज होती रहे, मूवमेंट से निकला। स्टैटिक सॉलिड या सेकंड चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम दो टाइप्स पूछ ली जाएंगे आपसे। स्टैटिक रैम के अंदर एक इसकी टाइप है कैशी मेमोरी, कैची मेमोरी। पूछ ले अगर आपसे, कैची मेमोरी बेसिकली क्या है, रैम की ही टाइप है। किसकी, रैम की एक टाइप है कैशी मेमोरी या कैची मेमोरी जिसे कहते हैं, जो कि स्टैटिक रैम की एक टाइप है, या सिर्फ रैम की टाइप भी कह सकता है।
कैशी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। देखें, ये हमारे पास सीपीयू है, मर्ज फर्ज कर लें। सीपीयू के अंदर भी हमारे पास एक मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया था, जिसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी ये सीपीयू के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, सीपीयू के बाहर हमारे पास मौजूद होती है रैम। उसके बन के अंदर होती है मदरबोर्ड। सारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू की चिप लगी हुई है, रैम लगी हुई है, रूम लगी हुई है। यहाँ हमारे पास रूम भी लगी हुई है, फर्ज कर ली है, फर्ज कर लिया। यहाँ हमारे पास जो है ना जी, वो भी लगी हुई है, क्या कहते हैं उसे, हार्ड डिस्क, HDD, जिसमें डेटा सेव होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ये सारे लगी हुई हैं। अब सीपीयू ने जो भी काम करना है वो किस में करना है, रैम में करना है, रैम में करना है ना। रजिस्टर के हवाले से सवाल ये बनेगा कि फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड सीपीयू, ये सीपीयू के अंदर होती है और ओवरऑल ये सबसे फास्टेस्ट होती है रजिस्टर मेमोरी। ये हेल्प कर रही होती है सीपीयू को कोई भी काम जल्दी जल्दी परफॉर्म करने में। अब हम क्या करते हैं, इस रैम के दरमियान में और सीपीयू के दरमियान में एक और मेमोरी लगा देते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, कैची मेमोरी। कैशी मेमोरी, कैशी पढ़े कैची पढ़े आपकी मर्जी, CACH। अब जो काम जल्दी जल्दी करने हैं सीपीयू ने, वो क्या करता है, बजाय कि इतनी दूर रखे रैम में, वो क्या करता है, कैशी मेमोरी में रख देता है। जो भी प्रोग्राम है उधर रख दिया, फिर वहां से उठा लिया, रख दिया उठा लिया, इस तरह से जल्दी जल्दी काम परफॉर्म करना है ना सीपीयू ने, तो कैशी मेमोरी लगाई जाएगी दरमियान में। ठीक है, जो कि फास्टेस्ट है रजिस्टर के बाद। देखिए, जो सीपीयू के करीब होगी वो सबसे फास्टेस्ट होगी, तो रजिस्टर भी तो अंदर है, सीपीयू के अंदर बिल्कुल मौजूद है, सबसे फास्टेस्ट तो ये हुई ना। उसके बाद फिर हमारे पास सबसे पहले कैची मेमोरी है, तो ये जो बाकी मेमोरी है, हार्ड डिस्क, रैम, ये बाकी जो, उनमें सबसे फास्टेस्ट हमारे पास कैशी मेमोरी है। अब इस तरह से कहेगा फास्टेस्ट मेमोरी आउटसाइड द सीपीयू, सीपीयू के बाहर, फिर भी हमारा जवाब कैशी मेमोरी होगा। अगर ये ऑप्शन में मौजूद हो रजिस्टर भी, कैशी मेमोरी भी, तो फिर फास्टेस्ट कौन सा होगा, रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होगी। ठीक है, बात समझ आई है कि नहीं आई है, कि हमारे पास सीपीयू के अंदर रजिस्टर मौजूद होता है जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, उसके बाद कैची मेमोरी, उसके बाद रैम, और फिर हार्ड डिस्क वगैरह आ जाएंगे। और समझ आ गई आपको कि नहीं आई, तरतीब ये रहेगी। अगर ऑप्शन में रजिस्टर का ऑप्शन ही नहीं है, फिर कैशी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट है। ओके, समझ आ गई, रेस कर दूं, आगे चलूं जी, बताइएगा। अब जरा हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। अब हम जरा सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे, क्योंकि अब देखें, रूम का काम ऑथेंटिकेशन, रूम का काम बूटिंग, रूम का काम खत्म हुआ, रैम का शुरू हो गया। जो कुछ भी हमने किया रैम में, अब जो भी हम काम कर रहे हैं हमने उसे सेव भी तो करना है, कहीं ना कहीं उसे सेव भी तो करना है हमने। ठीक है, फिर हमें आगे चल के उसे ट्रांसफर भी करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, जो हमने काम किया है। ठीक है, तो अब डेटा को सेव करने के लिए जो मेमोरी चाहिए, मैं वो सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, इसीलिए इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा गया है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, जब हम डेटा को स्टोर करेंगे, सेव करने लगेंगे, कैरी करने लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उसमें जो मेमोरी यूज होगी वो कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी यूज होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक टेप को यूज किया था सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे। मैग्नेटिक टेप को हमने यूज किया था। क्या थी ये, कैसेट का दौर था ये। जो पुराने लोग हैं
उन्होंने देखा होगा हमारे पास इस तरह की एक रील हुआ करती थी, कैसेट, वीसीआर का जब दौर था, पतली सी ऐसे उसके ऊपर मैग्नेटिक टेप लिपटी होती थी। ठीक है, कैसेट का दौर हुआ करता था। ठीक है, कैसेट का दौर हुआ करता था, इसके ऊपर ऐसे रील लिपटी होती थी। ये सबसे पहली आप कह लेंगे सेकेंडरी मेमोरी थी हमारे पास, मैग्नेटिक टेप। इसमें इशू ये था कि जो मैग्नेटिक हमने टेप यूज की है वो बहुत नाजुक हुआ करती थी, ऐसे थोड़ा सा मसल दो उस पर प्रोग्राम जो लिखा होता था खत्म, फिर नाजुक थी, ऐसे थोड़ा सा खींचने से टूट जाती थी। तीसरा इसका ड्रॉबैक ये था कि मिसाल के तौर पे अगर 7 लेक्चर थे उसके अंदर आपने डाले हैं या 7 गाने आपने डाले हुए थे, आप 5वां गाना अगर सुनना चाहते हैं तो आपको पिछले 4 भी सुनने पड़ते थे। जिस तरह आप अपनी मर्जी का आप क्लिक करके लेक्चर या कोई भी चीज़ जहां आप चाहे सुनना शुरू करना चाहे वहीं से आप कर सकते, ये नहीं था। आपको एक सिरे से सुनना शुरू करना था। ठीक है, मतलब आपको पिछले 4 गाने भी सुनने पड़ते थे, या फिर आप पेंसिल में डाल के ऐसे घुमाते थे, उसे आगे निकाल देते थे। ये इसके ड्रॉबैक थे। इसे रिप्लेस किया गया फ्लॉपी डिस्क के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी थी वो फ्लॉपी डिस्क। ये राउंड शेप में इस तरह की डिस्क थी, इसे फ्लॉपी डिस्क का नाम दिया गया। फ्लॉपी डिस्क इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से सवाल बनाएगा वो कि हमारे पास 5.25 इंच का जो साइज था उसकी कैपेसिटी थी 1.2 MB। 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क थी उसका पूछेगा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 1.2 MB। फिर साइज को कम किया गया, 3.5 इंच किया गया इसका साइज। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई 1.44 MB। लेकिन अभी भी ये हमारा काम नहीं कर रही थी, हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी, हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी। वो इनका पूछेगा जी 3.5 इंच की जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी। इस तरह से आपसे वो सवाल यहाँ से बनाएगा कि जिस साइज़ के एतबार से उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, ये दोनों आपने साइज के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी को याद रखना है। अब इसमें भी हमारा काम नहीं हो रहा था, फिर हम लेके आए CD कंपैक्ट डिस्क। इसकी शेप भी ऐसी ही थी हमारे पास, CD की भी कंपैक्ट डिस्क जिसे कहा गया, लेकिन इसका साइज का फर्क पड़ रहा था, साइज कह रहा हूँ, कैपेसिटी का फर्क पड़ा था। 680 MB तक अब हम पहुंच गए थे। स्टैंडर्ड जो CD होती है उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी 680 MB का ऑप्शन देगा आपको। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर 700 MB का कर देना, इन दोनों में से एक ऑप्शन देगा। ठीक है, पुराना जो सवाल थे उनमें 680 MB है, आजकल जो सवाल आ रहे हैं उसमें 700 MB कह रहा है। ठीक है, CD का एब्रीविएशन पूछेगा कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, ये सारे हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, ये सारी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। अब CD 700 MB अच्छा खासा जो निजी साइज है, लेकिन हमें इससे आगे जाना था, हमें इससे आगे जाना था। फिर हम क्या लेके आए, DVD लेके आए। इसे मैं रेज करता हूं। अब जरा हम DVD को देखते हैं, इसके बाद हम जरा DVD को देखते हैं। DVD के बारे में सवाल बनेगा, फिर हम हार्ड डिस्क की तरफ जाएंगे। जी, DVD एब्रीविएशन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD एब्रीविएशन है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हवाले से भी सवाल बनेगा,
तो ये 4 तरह की होती है, लिखिए जरा, सिंगल साइडेड, सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर, सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर जो है हमारे पास वो 4.7 GB। इसका साइज कितना था, मतलब सिंगल साइड है और सिंगल लेयर है। प्रोग्राम जो लिखा गया वो सिंगल साइड पे लिखा गया और सिंगल लेयर में लिखा गया। 4.7 GB तक ये डेटा स्टोर कर सकती है। उसके बाद हमारे पास सिंगल साइड और लेयर डबल हो गई है। डबल क्या हो गया, लेयर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 8.5 GB तक। स्टोरेज कैपेसिटी 8.5। ये पूछे हैं सवाल, कभी से सिंगल कर देगा, कभी से डबल कर देगा, कभी से सिंगल कर देगा, कभी से डबल कर देगा। आगे ऑप्शन ये सारे डाल देगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास अब साइड डबल हो गई है। डबल साइडेड, लेयर सिंगल ही है। 9.4 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी। 9.4 GB तक ये डेटा स्टोर कर सकती थी। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास डबल साइडेड, डबल लेयर। अब डबल साइड भी डबल होगी और लेयर भी डबल होगी। 17.08 GB तक ये डेटा स्टोर कर सकती थी। 17.08 GB तक ये डेटा स्टोर कर सकती थी। क्या जी, DVD की बात हो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। कहीं पे डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह देता है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना, लेकिन सही जो है वो वर्सटाइल है। कहीं कहीं पे वो वीडियो भी लिख देगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो वर्सटाइल है। वीडियो में कंफ्यूज नहीं होना आपने। हाँ, वर्सटाइल का ऑप्शन ही नहीं है, फिर आप वीडियो की तरफ चले जाना, ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी हार्ड डिस्क। इसे मैं रेज करता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी जो होगी वो कौन सी होंगी जी, हार्ड डिस्क होंगी। हाँ जी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को पावर हाउस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पावर हाउस किसे कहेंगे, हार्ड डिस्क को कहेंगे। हम इसमें जो डेटा है वो पार्क करते हैं, जिस तरह से थर्मल पावर क्या करते हैं, बिजली बनाती हैं, उसे पार्क कहाँ करते हैं, पावर हाउस होता है अलग से बना हुआ, वहां पे उसे पार्क कर देते हैं बिजली को, जितनी ज़रूरत होती है फिर वहाँ से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हार्ड डिस्क भी हमारे पास वैसे ही है, जो कि डेटा को क्या करते हैं, इसमें हम पार्क कर देते हैं बड़ी तादाद। इसकी कोई लिमिट नहीं है। HDD कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, HDD। पूरा नाम क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कहेंगे, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। इसकी लेटेस्ट फॉर्म जो आई वो आई SSD। SSD एब्रिविएशन पूछेगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों में फर्क क्या है, ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट है इसकी निस्बत, और फास्टेस्ट भी है, तेज भी है, थोड़ी सी रिस्पांस जल्दी देती है। इसमें इशू ये है कि ये जो टेम्परेचर है तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्दाश्त कर सकती है। उससे ज़्यादा अगर सिस्टम आपका हीट अप हुआ, जितना आपने डेटा इसमें रखा हुआ सारा ज़ाय हो जाएगा। HDD में जो हमारे पास SSD है, ये तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रही थी। 70 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा खासा टेम्परेचर है। यहाँ मुल्तान में 47-48 तक टेम्परेचर जाता है, तो क्योंकि जान निकलने लग जाती है, ठीक है। SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, काम दोनों का सेम ही है, इनकी लिमिट नहीं है, दोनों की अनलिमिटेड है।
स्टोरेज कैपेसिटी क्या है दोनों की? अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहे टीबी की बना लें, जितनी आप बना सकते हैं बना लें, कोई इसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आखिरी हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है वो है यूएसबी। वो क्या है हमारे पास? यूएसबी है, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। वो भी हमारे पास क्या सेकेंडरी मेमोरी है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का एब्रिविएशन पूछ लेगा आपसे, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कहेगा इसे। ठीक है, इसमें भी इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, जितने कैपेसिटी की आप चाहे बना सकते हैं। ये डेटा कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं हम। एक स्पेशल पोर्ट बनी होती है, उसके अंदर ये उसके ज़रिए लगती है ये सिस्टम के साथ। इसी तरह से पेन ड्राइव कह सकते हैं आपको, इसी तरह से एसडी कार्ड कह सकते हैं, जिसे मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लैश, ये सारी हमारे पास क्या डेटा को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये मेमोरी के हवाले से सवाल हैं जो बन सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, वो हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर पे करेंगे, सॉफ्टवेयर पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हार्डवेयर थे सारे, कंप्यूटर फंडामेंटल थे। और वैसे चाहिए तो ये कि अब हमें इसकी एमसीक्यूज़ करने चाहिए, यहाँ से एमसीक्यूज़ किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, मंडे से अनवर्ड इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ होगा, क्लासेस आपकी मंडे से फ्राइडे होंगी। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखेंगे सैटरडे को आप रिवीजन करेंगे और इतवार को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, आज आपको नोट्स शेयर कर दिए, आज तो नहीं बल्कि कल होंगे। कल आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे कंप्यूटर के ऑनलाइनर जो हैं, थोड़ा सा काम उन पे रहता है, इंशाल्लाह कल हो जाएगा वो दिन में। तो वो कल शाम तक आपके साथ वो नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। इन लेक्चर के साथ आप क्या करेंगे, उन नोट्स को पढ़ेंगे। लेक्चर के साथ पढ़ेंगे तो आपको वो आसान हो जाएगा। अभी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पास पेपर हमारी वेबसाइट है phgkacademy.com, उस पर कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वहाँ से करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। बल्कि इस पर कंप्यूटर फंडामेंटल पे एक वीडियो दे देता हूँ मैं आपको एमसीक्यूज़ की, क्या ख्याल है? ताकि 2 दिन है आपके पास, वीकेंड भी है, आप कर लेंगे, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से एमसीक्यूज़ किस तरह से बन रहे हैं। दे दूँ 40-50 मिनट की एक वीडियो होगी एमसीक्यूज़ के ऊपर, मेरे ख्याल से दे देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? चले, इसके साथ दे दूंगा ताकि आप थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उसमें तस्वीरें भी साथ लगी हुई हैं, रैम कैसी दिखती है, रोम कैसी है, सारी चीज़ें, सीपीयू और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, प्रिंटर और जो है ना जी आपके बाकी जो चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ओके, चलें, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहें। क्लास एंड हो गई है। रिकॉर्डिंग बेटा ऑफ कर दी जाएगी क्वेश्चन आंसर के सेशन जो होगा उसके दौरान। क्वेश्चन आंसर पूछने का उन्हीं को हक है जो क्लास में आए। जी बेटा, मैं 1 बाय 1 आपके जो सवाल हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बच्चा कह रहा सर ये वाला टॉपिक आप पढ़ा चुके। बेटा वो थी जनरल क्लास, उसकी मतलब है कि आप देखें कि सेमिनार था, उसमें मैंने मेमोरी वाला करवाया था, लेकिन आप लोगों की क्लास में प्रॉपर मैंने ये करवाना था। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ ने नहीं किया था। ये बंद करें।
जी बेटा, अब अपने सवाल जो हैं अब ज़रा पुट करें, जिन्होंने पहले सवाल पूछे हैं। मुझे क्यों इसमें नज़र आ रही हैं ये उसमें। सेटिंग करें ज़रा, ठीक करें। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ मैं।